हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा फिजिकल एजुकेशन। टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 70। ठीक है, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर को इंग्लिश मीडियम में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। जो भी सैम्पल पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं करने, क्योंकि वहाँ से आपको बिल्कुल एक जो क्वेश्चन आते हैं रिपीट होते हैं उनका फॉर्मेट पता चलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो पता चलते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हो कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी हम पेपर डिस्कस करेंगे तो साथ साथ वहाँ पर देख भी लेंगे। सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, अ करियर ऑप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन आफ्टर डूइंग बीपीएड इज। तो करियर ऑप्शन क्या रहता है, बीपीएड करने के बाद फिजिकल एजुकेशन टीचर बनते हैं। क्लियर? तो ये सारे एमसीक्यूज रहने वाले हैं आपके फर्स्ट सेक्शन ए में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइड इफेक्ट ऑफ एनारोबिक स्टेरॉइड्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है उसके साइड इफेक्ट क्या रहते हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, लीवर एंड किडनी डिसफंक्शन हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे फैक्टर रहते हैं, तो आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स किसको कहेंगे, लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एंशियंट ओलंपिक्स। एंशियंट जो ओलंपिक्स थे उसके लिए क्या ट्रू नहीं है। तो ये देखिए, ये जो है बाकी ये सारे ट्रू हैं, आप इनको पढ़ लेंगे अच्छे से। जो ट्रू नहीं है दैट इज सी पार्ट। द विंटर गेम्स वर द पार्ट ऑफ दोज गेम्स। विंटर गेम्स जो है वे पार्ट थे उस गेम्स के, तो ऐसा नहीं था। क्लियर? हाँ, ये बात ठीक है कि ओनली मैन वर अलाउड टू कम्पीट इन द एंशियंट ग्रीक गेम्स। पहले जो है केवल आदमी ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। द ओलंपिक गेम्स ओनली ओपन टू पीपल ऑफ ग्रीक डिसेंट एंड द एंशियंट ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एज अ रिलीजियस इवेंट टू ऑनर द ग्रीक गॉड ज्यूस। ठीक है, ये सब ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ delineating, obtaining and providing useful information for judging decision alternatives is called। उसको क्या कहते हैं, उसका इवेल्युएशन कहते हैं। कोई जो जज करते हैं हम चीज़ों को, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इवेल्युएशन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, IOA स्टैंड्स फॉर। तो IOA किससे स्टैंड कर रहा है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, हाथ योग प्रदीपिका। ठीक है, योगा प्यूरिफिकेशन टेक्निक क्रिया शोज इन दिस पिक्चर इज। तो ये क्या है, ये क्या इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेति। क्या बोलेंगे इसको, हम नेति बोलते हैं, जो ये प्रक्रिया दिखाई गई है। नेक्स्ट देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, द टोटल एब्जॉर्प्शन टू बिकम वन विद ट्रू सेल्फ इज नोन एज। टोटल एब्जॉर्प्शन, अपने अंदर अवशोषित हो जाना, अपने अंदर से ट्रू सेल्फ, अपने आप को देखना, अपने मन को समझना, वो क्या कहलाता है, वो समाधि कहलाता है। नेक्स्ट है, person with dash have repeated behavior and difficulty in communicating and social skill। तो repeated behavior होता है, communication में दिक्कत होती है and social skill में दिक्कत होती है, that is known as autism spectrum disorder। क्या बोलते हैं, autism spectrum disorder। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज अ फंक्शनल लिमिटेशन और restriction of an individual ability to perform any activity। It means it create obstruction in normal function or movement of an individual। तो ये क्या है, तो डिसेबिलिटी। ये डिसेबिलिटी जो है, इट इज़ फंक्शनल लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन होती है इंडिविजुअल एबिलिटी पे, जो अपनी कोई भी नॉर्मल एक्टिविटी कई बार परफॉर्म नहीं कर पाता। एंड डिसेबिलिटी ये जो है आपको पता ही है कि ये वेरी करती है, अलग अलग डिसेबिलिटी हो सकती है, नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं होती है, फिर चाहे वो किसी भी पार्ट में डिसेबिलिटी हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इंस्पायर सेल्फ केयर, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस रिडक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इनर स्ट्रेंथ। सेल्फ केयर, रिलैक्सेशन, स्ट्रेस जो है कम होता है, डेवलपमेंट होती है इनर स्ट्रेंथ की, यानी हम इमोशनली स्ट्रांग होते हैं। क्लियर? इट इज़ एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एक्सेप्ट हिज और हर वीकनेस एंड रिस्पेक्ट अनदर स्ट्रेंथ। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इमोशनल वेलनेस। क्या बोलेंगे उसको, इमोशनल वेलनेस। यानी जब हमारी अंदर से इमोशन स्ट्रांग होती हैं, जैसे कोई भी जो है नॉर्मल सीन देख के हम उसको कई बार टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो उस तरह से हम क्या है, हमारे अंदर इमोशनल वीकनेस होती है, तो हम जो है सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना, दैट इज़ द इमोशनल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 11, डैश स्केल्स आर यूज टू नेम और लेबल थिंग्स और टू डेपिक्ट कैटेगरीज। तो नॉमिनल मेजरमेंट स्केल बोलेंगे उसको।
क्वेश्चन नंबर 12, डैश पार्ट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम आर द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम योर हार्ट टू ऑल ऑफ योर बॉडी सेल्स एंड दैट इज नोन एज आर्टरी। वेरी इजी क्वेश्चन। आर्टरीज बोलते हैं जो ऑक्सीजन ब्लड रिच लेकर जो है हार्ट से बॉडी के सेल्स तक लेकर जाती हैं, और वेन्स होती हैं जो वापस लेकर आती हैं लंग्स तक उनको प्यूरिफाई होने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, द 5 ओलंपिक रिंग्स आर इंटरलिंक्ड टू सिंबलाइज द। जो 5 ओलंपिक रिंग्स जो है जो एक दूसरे के इंटरलिंक्ड होती हैं वो किसको सिंबलाइज करती हैं? दे सिंबलाइज द यूनिवर्सलिटी ऑफ ओलंपिज्म एंड द मीटिंग ऑफ द एथलीट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द गेम्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, दैट डैश इज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एज इट इज इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ द फोर्सेज एंड मूवमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन एथलेटिक परफॉर्मेंस। तो इसको क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज किनेमैटिक्स। ठीक है। पीयर इंटरेक्शन रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट ग्रुप डायनामिक्स। पीयर इंटरेक्शन और रिलेशनशिप जो है क्या रिफ्लेक्ट करता है? दैट इज ग्रुप डायनामिक्स। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. Dash is a multi-dimensional term that refer to at least 3 different cognitive processes: concentration or effortful awareness, selectivity of perception, or the ability to coordinate 2 or more skills at the same time. इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे attention। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश एक्टिविटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज बेस्ट फॉर डेवलपिंग सोशल वैल्यूज़। कौन सी एक्टिविटी फिजिकल एजुकेशन की सोशल वैल्यूज़ डेवलप करती है? तो वो क्या है? टीम गेम। टीम में जो हम रहते हैं तो हमारे अंदर सोशल वैल्यूज़ आती हैं, एक दूसरे की जो फीलिंग्स है उनको ध्यान रखना, एक दूसरे की हेल्प करना। नेक्स्ट, डैश टेक्नोलॉजी हेल्प टू प्रिसाइज डिसीजन मेकिंग टू रेफरेंस इन स्पोर्ट। तो ये क्या आ जाएगा? हॉकाई टेक्नोलॉजी हेल्प इन प्रिसाइज डिसीजन, एकदम से जो है इंस्टेंट डिसीजन लेना। जैसे बाज की आंख जो होती है उसको हम बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मानते हैं, तो दैट इज़ हॉकाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेक्शन बी दिया गया है, इसमें आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। दिस कमेटी वाज सेट अप इन 1950 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द बोर्ड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन वेरियस इश्यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। राइट एंड 2 रिकमेंडेशन मेड बाय द बोर्ड। तो बोर्ड के द्वारा दी जाने वाली 2 रिकमेंडेशन कौन सी थी? दैट इज़ वेरियस रिकमेंडेशन मेड बाय द बोर्ड। कई सारी रिकमेंडेशन इस बोर्ड के द्वारा दी गई थी। दैट इज़ डेवलपिंग ट्रेनिंग ऑफ लीडर इन फिजिकल एजुकेशन। इसमें ट्रेनिंग जो है उसको डेवलप किया जाना चाहिए। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो, क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो 2 लिख सकते हो, बाकी आपके जो है नॉलेज के लिए दी जा रही है। 3 में भी आ सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। कंडक्ट ऑफ नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव, कंडक्टिंग सेमिनार ऑन फिजिकल एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से दी जानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, डिफाइन लोड इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। इफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओवरलोड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। ओवरलोड क्या है? डिफाइन लोड क्या है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, एंड इफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओवरलोड कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है ओवरलोड हो जाए तो उसके क्या साइन सिम्टम्स रहेंगे ओवरलोड के? तो देखिए सबसे पहले है लोड का मतलब क्या है? लोड जो है क्या है? रेफर टू द इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग इम्पोज्ड ऑन एन एथलीट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। यानी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दे देना फिजिकल एक्टिविटी को लेकर। ठीक है, उससे क्या होता है? अब ये उसको वो क्या कहलाता है? लोड कहलाता है। जैसे हम कॉमन अपनी भाषा में बोलते हैं बहुत लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लोड का मतलब एक तरह का स्ट्रेस कह सकते हो, या बहुत ज़्यादा काम करना कह सकते हो, तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है। अब साइन एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे ओवरलोड के? तो देखिए बहुत जल्दी अगर हम किसी काम को मन से नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी उसमें हमें थकावट होने लगती है। हमारी जो इंटरेस्ट होता है वो उस काम का ख़त्म हो जाता है। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड, परसिस्ट फटीग एंड लैक ऑफ एनर्जी। फटीग का मतलब थक जाते हैं, लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है। डिक्रीज इन परफॉर्मेंस एंड मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, स्लीप डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये सारे जो है हो सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो जाती है। प्रोन टू इंजरीज, जब मन से काम नहीं करते तो जो है इंजरीज होने का डर भी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मीनिंग ऑफ ओलंपिज्म। ओलंपिज्म जो है वो क्या है, उसको आपको डिफाइन करना है। तो ओलंपिज्म क्या है? ओलंपिज्म इज फिलॉसफी ऑफ लाइफ एक्सलेटिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ बैलेंस होल एंड द क्वालिटी ऑफ बॉडी, विल एंड माइंड। ठीक है,
तो ये एक तरह की फ़िलॉसफी है कि हम गेम्स के अंदर किस तरह से बॉडी, विल, माइंड उनको बैलेंस बना के रखते हैं, दैट इज़ द ओलंपिज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग विच टीच मोरालिटी गाइडलाइंस फॉर गुड बिहेवियर इन सोसाइटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग में जो टीचिंग मोरालिटी है एंड जो गाइडलाइन देती है, तो इसमें क्या रहेगा? जैसे अहिंसा, ठीक है, अहिंसा में नॉन वायलेंस होता है, सत्य में ट्रूथफुलनेस है, ठीक है, असत्य में नॉन स्टीलिंग, चोरी ना करना, ब्रह्मचार्य में सेल्फ डिसिप्लिन होता है। तो ये इसके पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब एनी 4 जनरल डिसेबिलिटी एटिकेट्स। 4 जनरल डिसेबिलिटी एटिकेट्स, यानी अगर कोई पर्सन डिसेबल है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, वो एटिकेट्स जो है होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है? दैट इज डिसेबिलिटी एटिकेट्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइन डीलिंग विद स्पेसिफिकली विद हाउ टू अप्रोच पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि उस पर्सन के साथ जो डिसेबल है उसके साथ हमारी अप्रोच कैसी है, हम उसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, दैट इज द एटिकेट्स। ऑलवेज पुट द पर्सन फर्स्ट, दैट इज से पर्सन विद अ डिसेबिलिटी रेदर देन डिसेबल्ड पर्सन। पहले तो पर्सन को डिसेबल्ड पर्सन नहीं कहना चाहिए, हमें केवल डिसेबिलिटी जो है उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन टू अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी इट इज़ अप्रोप्रिएट टू शेक हैंड्स। तो इंट्रोडक्शन अगर लेते हैं तो हमें उनके साथ हाथ मिला के बात करनी चाहिए। व्हेन यू मीट अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट ऑलवेज आइडेंटिफाई योर सेल्फ एंड अदर्स हु मे बी विद यू। ठीक है, हमें जब भी हम किसी पर्सन से मिलें तो जो है ऑलवेज आइडेंटिफाई, अपने आप को उनसे आइडेंटिफाई करवाना चाहिए, एंड अदर्स हु मे बी यू, और दूसरों को भी जो आपके साथ हैं। Next, when talking with a person on a wheelchair or a person whose crutches, keep yourself at eye level in front of the person to facilitate the talk। लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पे है तो उससे बात करने के लिए तो उस पर्सन का जो है आई कॉन्टेक्ट उससे ज़रूर करना चाहिए, उसके लेवल पे आकर। To get the attention of a person who is deaf or having hearing impairment, tap the person on the shoulder and wave your hand। तो उस व्यक्ति की जो है डीफ है तो उसके शोल्डर पे टैप करके उस पर्सन का अटेंशन जो है वो लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी। तो 2 टाइप के जॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हिंज जॉइंट, अलाउ मूवमेंट इन वन डायरेक्शन दैट इज एल्बो। जैसे एक ही मूवमेंट में डायरेक्शन जो है हिंज जॉइंट कहलाता है। जैसे कि हमारी एल्बो है, हम आगे की तरफ तो ले सकते हैं यहाँ जॉइंट से, लेकिन पीछे की तरफ हमारी एल्बो नहीं जा सकती। तो ये जॉइंट कौन सा है? दैट इज हिंज जॉइंट। सेकेंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इस जॉइंट में क्या होता है कि ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट हो जाती है, जैसे कि हमारी शोल्डर की जो मूवमेंट है दैट इज़ द ऑल डायरेक्शन मूवमेंट, और इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेक्शन सी। सेक्शन सी में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25। खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू रिव्यू द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया। एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो 3 बेनिफिट बताने हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के। तो क्या रहेगा देखिए, The benefit of Khelo India program are listed below। Khelo India scheme strengthen and revamp the sports culture of India at grassroots level। तो ये grassroots level पे काम करने वाली है और इससे स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। खेलो इंडिया प्रोग्राम promotes sports for all and sports for excellence। It is a pan-Indian sports scholarship program that annually award funding to the 1000 most talented player across all sport। तो जो वर्ल्ड इसमें जो है इंडिया के 1000 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उन सबको एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप दी जाती है। स्पोर्टिंग कल्चर इज़ डेवलप्ड बाय आइडेंटिफाइंग, डेवलपिंग एंड इंक्रीजिंग टैलेंट इन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। जैसे जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो जो है वो उभर के आते हैं और फिर वो देश के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द ओलंपिक वैल्यू एक्सीलेंस। ओलंपिक वैल्यू एक्सीलेंस क्या है? सो एक्सीलेंस इन द ओलंपिक रेफर टू द गिविंग वंस बेस्ट ऑन एंड ऑफ द फील्ड। जो ओलंपिक एक्सीलेंस है दैट इज़ कि अपना बेस्ट देना। इट एम्फेसाइजेस प्रिजर्वेंस, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट टू अचीव सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ। नेक्स्ट देखिए, लिस्ट आउट द कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस एंड एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। कंपोनेंट स्किल रिलेटेड फिटनेस की कंपोनेंट क्या है और कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को आपको एक्सप्लेन करना है। सो जो यहाँ पे कंपोनेंट रहेंगे वो क्या रहेगा? एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड है, पावर है, रिएक्शन टाइम है, ये सभी एक खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए।
उसका बैलेंस होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए उसके अंदर, एकदम से रिएक्शन टाइम यानी रिस्पॉन्स करने का एकदम इंस्टेंट डिसीजन जो होता है वो लेने की उसके अंदर पावर होनी चाहिए। अब आपको एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, द एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टुगेदर स्मूथली। बॉडी जितने पार्ट्स है उनको स्मूथली जो है एक साथ एक बैलेंस के साथ यूज़ करना, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन। एंड बैलेंस क्या है, द एबिलिटी टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ड्यूरिंग मूवमेंट और वाइल स्टेशनरी, ये क्या कहलाएगा, बैलेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, दैट इज मिस्टर एक्स, a male person whose weight is 80 kg and his height is 1.6 meter, calculate his BMI, also state the category in which he falls। weight 80 kg है, height जो है 1.6 मीटर है, उसका BMI कैलकुलेट करना है और बताना है कि वो किस कैटेगरी में लाई कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा, देखिए वेट BMI कैलकुलेट करेंगे, वेट जो है 80 ये दिया गया है, तो फॉर्मूला क्या रहता है BMI निकालने का, वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो BMI आई है वो आई है 31.25। सो द अबव पर्सन फॉल इन क्लास 1 कैटेगरी, दैट इज़ द लो रिस्क ओबेसिटी इफ़ BMI इज़ 32 34.9, तो ये जो है क्लास 1 कैटेगरी ओबेस पीपल होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, डिफाइन प्लेन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। तो प्लेन क्या है और इसके टाइप्स क्या रहेंगे। तो देखिए, अ प्लेन इज एन इमेजिनरी फ्लैट सरफेस पासिंग थ्रू द बॉडी एंड डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स। ठीक है, प्लेन जो है एक इमेजिनरी फ्लैट सरफेस है जो कि बॉडी से पास होता है और अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। टाइप्स रहेगा, सैजिटल प्लेन, दैट इज डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, बॉडी को लेफ्ट राइट में डिवाइड करना, दैट इज सैजिटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन होता है डिवाइड द बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। क्लियर, तो वो प्लेन जो होगा वो क्या होगा, फ्रंटल प्लेन। ट्रांसवर्सल प्लेन क्या होता है, डिवाइड द बॉडी इनटू टॉप एंड बॉटम, जो इस तरह से। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे बॉडी है तो ये ऐसे तो ट्रांसवर्सल प्लेन हो जाएगा, ऐसे इस तरह से इस एंगल से इसको जो है फ्रंट और बैक में करेंगे तो फ्रंटल प्लेन हो जाएगा, और इसको लेफ्ट और राइट ऐसे बीच में से कट करते हैं तो क्या हो जाता है, सैजिटल प्लेन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेंटल टफनेस एंड हाउ इट अफेक्ट अवर बिहेवियर। मेंटल टफनेस क्या है, ये कैसे हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करता है। सो मेंटल टफनेस रेफर टू न इंडिविजुअल एबिलिटी टू कोप विद चैलेंजेस, मेंटेन फोकस एंड स्टे रेजिलेंट अंडर प्रेशर। प्रेशर के अंडर भी जो है अपने आप को फोकस रखना, अपने आप को रेजिलेंट रखना, चैलेंज के साथ कोप करना, वो एबिलिटी मेंटल टफनेस कहलाती है। इफेक्ट ऑन बिहेवियर क्या रहेगा, इट एनहांस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कंसंट्रेशन, इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स चैलेंजेस। क्लियर, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करने की जो एक मेंटल स्टेट होती है वो बहुत स्ट्रांग रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक्शन डी दिया गया है, इन रिलेशन टू द गिवन पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये जो है दिया गया है, प्राइस, P फॉर क्या होता है, प्रोटेक्शन, R फॉर रेस्ट होता है, I फॉर आइसिंग होता है, आइस होता है, C फॉर कंप्रेशन एंड E फॉर एलिवेशन। So following the principle of price can effectively reduce the amount of swelling in an injured area, thereby reducing the amount of time required for। So क्या हो जाएगा, rehabilitation हो जाएगा। Next है, dash is another component of price principle, there is a number of types of cryotherapy that can be used effectively to treat injuries। तो इसमें मैसेज हॉट पैक ये नहीं होगा, आइस होगा, another component of price principle। ठीक है, तो क्या होगा, आइस होगा। नेक्स्ट देखिए, द कंप्रेशन रैप सर्व एज अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्वेलिंग इज मिनिमाइज इन द इंजर्ड एरिया। हम जो है कंप्रेशन रैप करते हैं, यानी जब चोट लग जाती है तो क्या करते हैं, उस एरिया को हम हल्का सा जो है दबा के रखते हैं ताकि स्वेलिंग ना आए, है ना, तो वो जो है मैकेनिकल बैरियर है। For the lower extremity, the athlete can lie down at and dash and place the injured limb on pillows. The key is that an athlete need to have the injured area above her heart level। तो क्या होता है कि जो चोट लगती है ना, उसको एरिया को हम हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर उठा देते हैं ताकि क्या होगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो थोड़ा सा रुक जाता है और उसमें स्वेलिंग नहीं आती है। तो ये रीज़न है, इसको बोलते हैं हम एलिवेशन या एलिवेट। एलिवेट का मतलब तो वैसे ही ऊपर की तरफ होता है ना, एलिवेटर जैसे होते हैं, एलिवेशन। फॉर विजुअली इम्पेयर्ड दिया गया है, एक्सप्लेन फर्स्ट एड टेक्निक प्राइस। तो फर्स्ट एड टेक्निक जो प्राइस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो ये इस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट में क्या होता है, P फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, द प्राइस मेथड इज अ फर्स्ट एड टेक्निक कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजिंग सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज सच एज स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स एंड ब्रूजेस। इट स्टैंड्स फॉर, P फॉर क्या होता है, प्रोटेक्शन।
प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया फ्रॉम फर्दर हार्म, जो एरिया इंजर्ड हो गया है उसको और ज़्यादा हार्म इंजर्ड होने से पहले तो बचाना है। दिस में इन्वॉल्व ब्रेसिस, स्प्लिंट्स और सिंपली लिमिटिंग मूवमेंट, तो हम इसके लिए ब्रेसिस, स्प्लिंट्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। सेकेंड है रेस्ट। उसके बाद क्या है कि हमें दूसरी एक्टिविटी जिससे कि उसमें पार्ट में प्रॉब्लम हो, हमें वो वहाँ से उसको रेस्ट देना चाहिए। अवॉइड एक्टिविटीज़ दैट कॉज पेन और स्ट्रेस टू द इंजर्ड एरिया, अलाउइंग प्रॉपर रेस्ट हेल्प द हीलिंग प्रोसेस। थर्ड है आइस, आई फॉर क्या रहेगा, आइस। अप्लाई ए कोल्ड पैक और आइस रैप्ड इन अ क्लोथ टू द इंजर्ड एरिया फॉर 15 to 20 minutes every 2-3 hours during the first 48 hours. This help reduce swelling and pain. C for compression. Wrap the injured area with an elastic bandage to minimize swelling. Ensure the wrap is snug but not so tight that it cut off the blood flow. हमें उसको स्वेलिंग होने से बचाना है कंप्रेस करके, लेकिन इतना ज़्यादा टाइट नहीं बांधना कि उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ही ना हो प्रॉपर, ठीक है। ई फॉर एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या है, जो इंजर्ड बॉडी है उसको रेज करना है अबोव हार्ट लेवल व्हेन पॉसिबल। दिस हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग बाय प्रमोटिंग ब्लड फ्लो बैक टू द हार्ट, तो इससे जो है ब्लड फ्लो वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और स्वेलिंग रिड्यूस रहती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन ईयर 2000 or 1000 school students studying in class 11th and some problems have been found out in the findings. Answer the following question based on the pie chart. तो इसमें आपका क्या रहेगा, इसमें देखिए ये सर्वे दिया गया है, सेल्स दी गई है 55%, दैट इज क्लियर। मेंटल टफनेस और ये ग्रुप कोहेजन 9% है, और ये जो है मेंटल टफनेस 22% दी हुई है, और 14% जो है यहाँ पे अटेंशन दी हुई है। मेंटल टफनेस जो है वो 55% दी हुई है। क्लियर। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर है 55%, मेंटल टफनेस जो है 22% दी हुई है। सो देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ए डैश इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर 55%। ईटिंग डिसऑर्डर, बच्चे स्कूल जाते हैं प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, सो ईटिंग डिसऑर्डर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। ग्रुप कोहेजन कैन बी इंक्रीज थ्रू टीम गेम्स, ग्रुप कोहेजन जो है उसको इंक्रीज कैसे किया जाता है, किया जा सकता है बाय टीम गेम्स। नेक्स्ट है त्राटका क्रिया इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग अटेंशन। उसके बाद क्या आता है, डिफाइन मेंटल टफनेस, मेंटल टफनेस को डिफाइन करना है। इट रेफर टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू स्टे स्ट्रॉन्ग, फोकस एंड रेलिजेंट अंडर प्रेशर ऑफ चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, और में दिया गया है, डैश इज द प्रॉब्लम विद लीस्ट परसेंटेज, तो ग्रुप कोहेजन इज द प्रॉब्लम विद लीस्ट परसेंटेज। उसके बाद है एक्सप्लेन करना है मेंटल टफनेस एंड अटेंशन को, तो मेंटल टफनेस एंड अटेंशन देखिए, मेंटल टफनेस है, इट रेफर टू एन इंडिविजुअल एबिलिटी to stay strong, focus and resilient under pressure or challenging circumstances. It involves self-confidence, emotional control and the capability to perform at one's best despite adversity. Attention क्या होता है, Attention is a cognitive process of focusing, हम किसी भी काम पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करके करते हैं। So attention is a cognitive process of focusing selectively on a specific task, object or thought while ignoring distractions. It play a key role in learning, problem solving and effective decision making. ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, डिफाइन द टाइप ऑफ मूवमेंट टेक्स प्लेस इन द पिक्चर, तो इसमें आपको जो है मूवमेंट दिखानी है। राइट मूवमेंट ऑन पॉइंट ए, पॉइंट ए पे जो मूवमेंट है दैट इज द एक्सटेंशन, पॉइंट बी पे है फ्लेक्शन, पॉइंट सी पे जो मूवमेंट है दैट टाइप ऑफ मूवमेंट दैट इज द एबडक्शन, ठीक है। उसके बाद पॉइंट डी पे, पॉइंट डी आप देख सकते हो, ये जो मूवमेंट है पॉइंट डी दैट इज पॉइंट डी इज एडक्शन, ठीक है। एंड पॉइंट ई दैट इज ये जो इस तरह की मूवमेंट है, क्लियर, दैट इज नोन एज दैट इज द सर्कमडक्शन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, फॉर विजुअली इम्पेयर डिफाइन एक्सिस एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। एक्सिस क्या है और इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, यहाँ से आंसर कर लेंगे। एक्सिस दैट इज, एक्सिस क्या होते हैं, इमेजनरी लाइन है अराउंड विच अ बॉडी रोटेट और रिवॉल्व, जिसके अराउंड कोई भी बॉडी रिवॉल्व करती है, जैसे पहिया होता है ना उसका बीच में एक्सिस होता है, तो उसके चारों तरफ जो व्हील है वो रोटेट करता है, तो वो एक्सिस कहलाता है। टाइप ऑफ एक्सिस क्या है, फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एग्जाम्पल, ए फॉरवर्ड और बैकवर्ड सम रिजल्ट इन जिम्नास्टिक,
Vertical axis run from top to bottom. Basketball player spinning on the sport, ठीक है, वो vertical axis होता है. And that is in anterior posterior axis run from front to back. Front to back जो है जैसे कि एक cartwheel in gymnastic, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा. सेक्शन ई दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 34. Sumit wants to prepare for his physical fitness test, but when he go outside, he found extreme rain, so he preferred to practice Surya Vedan and Bhastrika Pranayam for improving his breathing and lungs capacity in his house. Explain the procedure, benefit and contraindications of Bhastrika प्राणायाम. तो जो है भस्त्रिका प्राणायाम के प्रोसीजर बताना है, बेनिफिट बताने हैं और कॉन्ट्राडिक्शन यानी किसको, कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी किसको नहीं करना चाहिए, ये आपको इसमें बताना है. आंसर देखेंगे. प्रोसीजर है, सबसे पहले जो है कंफर्टेबली बैठ जाना है इन सुखासन और पद्मासन इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट. कीप योर बैक स्ट्रेट एंड क्लोज योर आइज. इनहेल डीपली एंड फोर्सफुली थ्रू योर नोज, फिलिंग योर लंग्स कंप्लीटली. एक्सहाल फोर्सफुली थ्रू योर नोज. रिपीट करना है इस प्रोसेस को 10 से 20 राउंड्स. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द राउंड्स रिटर्न टू द नॉर्मल ब्रीदिंग एंड स्टे रिलैक्स्ड. ठीक है. बेनिफिट क्या रहेंगे? एनहांस लंग कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी. क्लियर. इट विल इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन. इट बूस्ट एनर्जी लेवल. इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी. एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे इसमें? पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट कंडीशन शुड अवॉइड इट. ठीक है. सेकेंड है नॉट रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर लाइक अस्थमा ड्यूरिंग फ्लेयर अप्स. जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है उनको ये नहीं करना चाहिए. एंड जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको जो है ये अवॉइड करना चाहिए. प्रेग्नेंट वुमेन शुड अवॉइड फोर्सफुली ब्रीदिंग प्रैक्टिस. प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है. लिस्ट आउट द प्रोफेशनल हु कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. जो बच्चे स्पेशल नीड के होते हैं उनमें कौन कौन से प्रोफेशन जो है वो अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डिस्क्राइब करना है आपको स्पेशल एजुकेशन टीचर का रोल एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. तो आंसर देखेंगे. तो इसमें देखिए प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो स्पेशल एजुकेशन टीचर हो सकता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट है, फिजिकल थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, सोशल वर्कर, ऑडियोलॉजिस्ट, बिहेवियर थेरेपिस्ट जो बच्चों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, पीडियाट्रिशियन है एंड विजन स्पेशलिस्ट जो आँखों के बारे में देखते हैं. तो ये 10 जो है मेन प्रोफेशनल है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. अब रोल क्या है स्पेशल एजुकेशन टीचर का? डेवलप इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स, प्रोवाइड टेलर्ड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मैनेज बिहेवियर एंड असेस प्रोग्रेस एंड कोलैबोरेट विद पेरेंट्स एंड थेरेपिस्ट. इन सब ये सारे काम जो है एक स्पेशल एजुकेशन टीचर करते हैं. एंड रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का क्या काम होगा? दैट इज इम्प्रूव फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स, प्रोवाइड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, टीच डेली लिविंग एक्टिविटीज़ एंड रिकमेंड असिस्टिव डिवाइसेस. तो ये जो है इनके काम होंगे. नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ मसल सेल एंड फंक्शन ऑफ अ मसल टिश्यू. तो मसल सेल और जो मसल टिश्यू है उसके फंक्शन आपको यहाँ पर बताने हैं. आंसर रहेगा दैट इज प्रोसेस. फंक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है? एक्साइटेबिलिटी होती है मसल सेल के अंदर, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी यानी वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं. एक्सटेंसिबिलिटी होती है, जैसे हम दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, तो वो सब किसके कारण? इलास्टिसिटी के कारण. जो है कॉन्ट्रैक्टिसिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है. क्लियर. उसके बाद क्या दिया गया है? दैट इज़ फंक्शन क्या है? तो मूवमेंट जो होती है वो मसल्स टिश्यू के कारण होती है, पोस्चर मेंटेनेंस रहता है, हीट प्रोडक्शन होती है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दैट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लिम्बरिंग डाउन. लिम्बरिंग डाउन क्या होता है एंड राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लिम्बरिंग डाउन आफ्टर वर्कआउट. वर्कआउट के बाद लिम्बरिंग डाउन जो है क्यों किया जाता है? सो इट रेफर टू द लाइट एक्सरसाइज परफॉर्म्ड आफ्टर वर्कआउट टू रिलैक्स मसल्स एंड नॉर्मलाइज बॉडी फंक्शंस. इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? ग्रेजुअली लोअर हार्ट रेट, रिड्यूस मसल स्टिफनेस एंड सोरनेस, हेल्प इन फास्टर रिकवरी, पेशेंट डिजीनेस बाय इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. तो ये था कंप्लीट पेपर. आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं. ठीक है. एंड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करना, शेयर करना, चैनल को करना इसी तरह की और वीडियोस और सब्जेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.